जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फ्लैंक में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या है, एनसीईआरटी कक्षा 9 का एनसीईआरटी बुक है, जो कि क्या है आपका लोकतांत्रिक। क्या है लोकतंत्र क्यों, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। यह चैप्टर नंबर 1 है, ठीक। राजनीति विज्ञान 5 चैप्टर है कक्षा 9 के एनसीईआरटी में। तो आज क्लास में पहला चैप्टर डिस्कस करूंगा। देखिए लाइन बाय लाइन, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, ठीक। पहला शब्द क्या है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, ठीक। अब परिचय यहाँ पर दिया है, बोले लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल भाषा से शुरुआत करते हैं, बहुत सरल भाषा से शुरुआत करने के लिए बोल रहा है, ठीक। फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं को व्यवहारिक अर्थ जानेंगे, किसके, यानी लोकतंत्र के व्यवहारिक अर्थ के बारे में बताने वाला है। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है, न्यूनतम विशेषता, ठीक ना। सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषता को बताने के चिन्हित कर रहा है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र शासन, ठीक ने, लोकतंत्र, ठीक ना, लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र शासन में अंतर आप प्राप्त कर सकते हैं या अंतर निकाल सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक। अध्याय के अंत में इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र का बृहद यानी बड़ा परिभाषा हम लोग जानेंगे। और जैसे कि पता है, यदि आपका एनसीईआरटी नहीं कम सही से तैयार रहेगा ना, आपको कोई भी एग्जाम निकालने में थोड़ा कठिनाई होगी, ठीक। इसलिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़े, फैक्ट नहीं फैक्ट पे पढ़ जाए। हो सकता है आप यूपीएससी दे, यूपीपीसीएस दे, ठीक ना, एलटी ग्रेड जो आ गया है इन सब में ऐसे ही रहेगा, ठीक ना। आप लाइन बाय लाइन पढ़े रहेंगे, समझ में आएगा। जैसे कि मेरा बिहार पीसीएस प्री खुद ही हुआ है, ठीक ना। तो चलिए अब न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहद परिभाषा देखेंगे। आगे दिए समकालीन दुनिया में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति थी। समकालीन यानी पीछे के, ठीक है, पीछे की जो दुनिया थी, ठीक है, समकालीन दुनिया, पीछे की दुनिया में लोकतंत्र शासन क्या था, सबसे प्रचलित शासन था। पर ऐसा क्यों, कौन सी चीजें इस दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, ठीक ना, कौन सी ऐसी चीज है जो इसको दूसरी व्यवस्थाओं से अलग बनाती है लोकतंत्र को, ठीक। क्या यही शासन में सर्वोत्तम व्यवस्था है, सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊंची, ठीक ना। शासन में लोकतंत्र शासन में सबसे उत्तम व्यवस्था यह बोल रहा है, ठीक। इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। यानी कहने का मतलब है आप पूरे चैप्टर पढ़ लेंगे, बाद में क्या है जो प्रश्नावली है वहां पर प्रश्न दिया जाएगा, उस पर चर्चा होगी कि ऐसा क्यों, इस सर्वोत्तम शासन लोकतंत्र ही है, ठीक। तो पहले पेज में ये था, चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। देखिए दूसरा पेज क्या है आपका, लोकतंत्र क्या है। दूसरे पेज में क्या दिया है, लोकतंत्र क्या है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं, सरकार के विभिन्न रूप के बारे में, जैसे गैर लोकतांत्रिक सरकार और लोकतांत्रिक सरकार, ठीक। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकार कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। यानी लोकतंत्र सरकार क्या है और गैर लोकतंत्र सरकार क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है, ठीक। और ये मान लीजिए आपका होमवर्क हो गया, और यदि इसके बारे में आप नहीं लिख पाएंगे ना तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको लिख कर टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक। अब परिभाषा की जरूरत क्यों है, लोकतंत्र की परिभाषा की जरूरत क्यों है, यह बोल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। देखिए यहाँ पर एक छात्रा की आपत्ति को लेकर वहां पर उदाहरण देते हुए समझाया गया है कि लोकतंत्र का परिभाषा क्यों जरूरी है, ठीक। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए इस तरीके को पसंद नहीं करती कि कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंडो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया। यानी मेरी एक लड़की है, अपने अध्यापिका से सवाल पूछ रही और उनकी अध्यापिका उस सवाल को देने के प्रयास कर रही हैं, ठीक। मैरी मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया, और पहले मतलब वो क्या है,
जो लड़की है मैडम से लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की है, फिर उसके बाद आगे भी कुछ पूछ रही है। ठीक, अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता? यह बोल रहे हैं कौन? मेरी। ठीक, लिंग दो मैडम बोले तुम्हारी बातों में दम है, यानी जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं इसमें दम है, पर हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा नहीं करते। क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? तो क्या है, मेरी परिभाषा पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं क्या सभी चीजों का परिभाषा जानना बहुत जरूरी है? जैसे कलम है, रिमोट है, इन सब चीजों का उपयोग करने के लिए क्या परिभाषा जानना जरूरी है? यह कौन बोल रहे हैं? मैं। ठीक, अभी आप ये मत सोचिएगा ये कहानी है एग्जाम में पूछेगा कि नहीं, यही सब चीजें क्या है आपका दिमाग खोलेगा। ठीक ना, तो जो मेंस आंसर राइटिंग आता है तब उसमें आप थोड़ा सा बढ़िया से अच्छा कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हो गया था। फिर जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों का बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? यानी कहने का मतलब है यदि इसका परिभाषा कोई और कुछ दे सकता है, आप कुछ और दे सकते हैं, मैं कुछ और दे सकता हूँ, जैसे एक मैंने तो ये बोल रहे हैं मैम क्या इन सब का परिभाषा एक स्पष्ट है? नहीं। ठीक, आगे शब्दों का उपयोग करके हम उनका अर्थ जानते हैं। ठीक, मैरी बोल रहे फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? ठीक ना, मैरी तो मैम से बोल रहे हैं परिभाषा की जरूरत ही क्यों है जो हमें आप लोग लिखाते हैं। ठीक, लिंगो मैडम बोल रहे हैं हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है, यानी हम उसी वस्तु का परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं जब किसी वस्तु को प्रयोग करने में हमें कठिनाई होगी। ठीक ना, ऐसा बोल रहे हैं। अब हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना होता है। ठीक ना, सामान्य बरसात, बादल, बूंदी इन सब चीजों में फर्क करना होता है, तब हम बारिश के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ। ठीक, लोकतंत्र पर ही यह बात लागू होती है, हमें इसके लिए स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का अलग अलग अर्थों के लिए प्रयोग करते हैं लोकतंत्र का। ठीक, बहुत अलग अलग तरह के सरकार भी खुद को लोकतंत्र भी कहती है। अब रिव्यांग बोल रहे हैं, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है? ठीक, एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाला शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। लोगों के लिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन ही लोकतंत्र है। ठीक, लोग हैं उनके लिए लोगों द्वारा ही चलाए जाने वाला शासन क्या कहलाएगा? लोकतंत्र। मेघालय में हम स्वयं का राज करते हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? ठीक ना, ये मेघालय के बारे में बात कर रहे हैं। लिंगो मैडम बोल रहे हैं मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है। ठीक, मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। कौन सी? ये लोगों के लिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन ही लोकतांत्रिक शासन कहलाती है या लोकतंत्र व्यवस्था कहलाती है। ठीक, जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है, यानी स्वयं पर विचार किया जाए। ठीक, हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि बहुत नियमी ग्रामीण आदमी ने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कहा। तो ये उदाहरणता कोई है, विद्यार्थी का नाम बोले मैडम क्या कुछ कर सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। ठीक, मैंने कहीं पढ़ा है डेमोक्रेसी यूनानी शब्द है, यहाँ से देखो मिला है डेमोक्रेसी कैसा शब्द है? यूनानी शब्द है। ठीक ना, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द है। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द है जो डेमोक्रेसिया से बना है। किससे बना है? डेमोक्रेसिया, डेमोक्रेसिया से बना है। ठीक, डेमोक्रेसिया से बना है। ठीक, और इस तरीके से आप पूरा डिटेल पढ़ें ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि हमें दोबारा यह एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। इसलिए मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहा हूँ, जहां पर मुख्य बातें मैं बगल में लिख दे रहा हूँ। ओके, ठीक,
डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग। यूनानी में डेमोस का अर्थ क्या होता है? लोग। ठीक ना, डेमोस का अर्थ क्या होता है? लोग। ठीक, और फिर उसके बाद क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? शासन। क्रेसिया का अर्थ शासन। ठीक, यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक, इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ होगा, डेमोक्रेसी का अर्थ होगा लोकतंत्र। ठीक ना, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का अर्थ क्या होगा? लोगों का शासन। ठीक ना, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, या लोकतंत्र का अर्थ क्या होगा? लोगों का शासन। क्या होगा? लोगों का शासन। ठीक ना, क्या हो जाएगा? लोगों का शासन। ठीक, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की जरूरत क्यों? कौन बोल रहा है? योलंदा बोल रहे हैं। मैम, जो हमने कहीं पढ़ा है डेमोक्रेसी यूनानी शब्द है। ठीक ना, और जो क्या है डेमोक्रेसियस बना है। किससे बना है? डेमोक्रेसिया से बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो इस हिसाब से डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का अर्थ होगा लोगों का शासन। ठीक, और लोगों का शासन यहाँ पर। ठीक, ओके। मैडम बोल रही हैं इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है। ठीक, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकाल नहीं सकते हैं, या उसको हम उत्तम व्यवस्था नहीं मान सकते हैं। ठीक, शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा होता है या बधान नहीं रहता है। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। कौन बोल रहे हैं? मैं। यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं की सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके बता रहे हैं उदाहरण के द्वारा। ठीक, दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कैलकुलेटर शब्द का प्रयोग करता है। यानी मैम बता रहे हैं कि आप ठीक किसी शब्द का परिभाषा निकालते समय ऐसा नहीं उसके अर्थ से निकालने परिभाषा बन गया, नहीं। जैसे कंप्यूटर का ले लें, कंप्यूटर का संधि विच्छेद पा लिया जाता, गणना करने वाला जो होता है वही कंप्यूटर होता था, जबकि आज उसको उस परिभाषा के रूप में नहीं देखते हैं। तो जस्ट वैसे लोकतंत्र को भी आप नहीं देख सकते कभी न कभी, वही बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पेज है। अब रही बात रहते हैं आगे हो गया, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदलता रहता है। यानी मतलब क्या है? समय जैसे जैसे परिवर्तन होता रहता है वैसे वैसे अर्थ बदलता रहेगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं है। ठीक ना, जब बताओ समय पर अर्थ बदलता जा रहा है तो शब्दों की मूल स्थिति पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये दिमाग में घुसेगा और इसको मेंस में लिखने में कहीं न कहीं हेल्पफुल साबित रहेगा। ठीक, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर कुछ सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब आप शॉर्टकट वाली बात कर रहे हैं। ठीक ना, तो हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। यानी शॉर्टकट तरीका नहीं है तो हम विचार करेंगे और इसकी परिभाषा बनाएंगे। ठीक ना, कौन बोल रहे? मैम बोल रहे हैं एकदम से। इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें, यानी परिभाषा बना ही डालें। अब यहाँ पर देखो, खुद करें खुद सीखें, इसमें दिया है आइए नेहरू मैडम की बात पर गंभीरता से लें और कलम, बारिश और प्रेम जैसे सदा प्रयोग होने वाले साधारण शब्दों को ठीक ठीक परिभाषा लिखने की कोशिश करें। जैसे क्या कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जो उसे पेंसिल, ब्रश, हाइलाइटर, मार्कर से अलग बताती है? जी हाँ, उसको आप बनाइएगा। इस प्रयोग से आपने क्या सीखा? लोकतंत्र का अर्थ समझने के लिए अनुभव से हमने क्या क्या सिखाया। ठीक, इसको अपने पर विचार दीजिए। ये सभी लोगों का अपना अपना तर्क रहेगा। ठीक ना, ये अपना तर्क रहेगा। ठीक, एक सरल परिभाषा, आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करता है। सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी समानता और असमानता से
जुड़ी, ध्यान से ये शब्द देखिए, असमानता और समानता से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान के लिए बहुत ही सरल पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार। इसमें क्या है, लोकतंत्र का यहाँ पर बता रहा है लोगों के पास अपना सरकार चुनने का अधिकार ही क्या कर रहेगा, लोकतंत्र कर रहेगा। ठीक, इसलिए हम एक सरल परिभाषा के द्वारा बोल सकते हैं लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। क्या लोकतंत्र, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, शासन का एक ऐसा रूप है जहां रूप है जिसमें या जहां शासकों का चुनाव लोगों द्वारा होता है। शासकों का चुनाव लोग करते हैं, लोगों द्वारा होता है, लोग करते हैं। ठीक ना, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जहां शासकों का चुनाव लोग करते हैं, जैसे हम लोग। ठीक ना, अब देखिए ये हो गया, यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। ये जो परिभाषा है ना, लोकतंत्र, ठीक ना, लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र, ठीक ना, और गैर लोकतंत्र में स्पष्ट परिभाषा बता देती है, अंतर बता सकती है कि कौन लोकतंत्र है, कौन गैर लोकतंत्र शासन है। ठीक, अब इसने आगे दिया है, अब इसको ऐसे छोड़ मत दीजिएगा, यहाँ से देखिए कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ गैर लोकतंत्र है, क्योंकि ये प्रश्न बना देता है। ठीक, म्यांमार में के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। देखो, म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया, तो जब लोग नहीं किए तो क्या हो गया, गैर लोकतांत्रिक शासन। ठीक, जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। ठीक, चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं, यही बात राजसभा पर भी लागू होती है। यानी जिस देश का, ठीक ना, जिस देश में चुनाव जो है, चुनाव लोगों द्वारा नहीं होता है, वह राजशाही शासन कहलाता है, यानी गैर लोकतांत्रिक शासन कहलाएगा। ठीक, इसमें यही सब चीजें दिया है और आप आगे देख लीजिएगा, देखना होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कहाँ पहुंचे, क्या समझे, इसके बारे में पढ़ना है। रीडिंग स्कूल से घर गई और लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बार उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले नाम का उपयोग नहीं किया, यानी जो महान महान लोग थे वहां से क्या है, वो कुछ शब्द निकाले, उनके विचार निकाले, लेकिन इस बार उसने वह जिक्र नहीं किया कि यह लोग थे। यह इसने कहा, जैसे इसकी पिछले वाले पेज में इन्होंने बोला था अब्राहम लिंकन थे, सब लिया था, लेकिन अब नहीं। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार है। ठीक, ये विचार है, विशेषता है। ठीक, लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाह का चुनाव करना पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। ठीक ना, जैसे क्या है, कोई है उनके मुंह से उनकी इच्छा सुनने के बाद ही आप शासन कर सकते हैं। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। यानी अन्याय के प्रति जो, मान लीजिए अगर लोकतंत्र नहीं है, अन्याय हो रहा है, तब तो वहाँ पर लोकतंत्र की आवश्यकता होगी, और अगर लोकतंत्र नहीं है, अन्याय नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब राजशाही भी आपको लोकतंत्र के जैसा ही लगेगा। ठीक, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार हम पर शासन करे। ठीक ना, यहाँ पर बोल रहा है शासन के एक ऐसा तरीका जो सुनिश्चित करता है हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार हम पर क्या करेगा, शासन करेगा। लोकतंत्र की सारी बुराइयों और अधिक लोकतंत्र से दूर ही किया जा सकता है। ठीक, चलिए ये पेज था तीसरा, चलते हैं चौथे नंबर पेज पर। टोटल आपके 19 पेज हैं, पहले चैप्टर में 19 पेज हैं। ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, आप उसको देखिए, सुनिए, ताकि आपको यह न लगे कि दोबारा हमें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। ठीक, चलिए लोकतंत्र की विशेषता। लोकतंत्र की विशेषता क्या बता रहा है, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआती
की है कि लोकतंत्र शासन के एक ऐसा रूप में जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, पहले पढ़ चुके हैं। और मुख्य तो बात यही है, ठीक ना। बस ये सब चीजें पढ़ने, दिमाग खुले बस, ठीक। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों का चुनाव होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, ठीक। यानी बिना चुने हुए अधिकारी भी लोकतंत्र में ऐसा क्या चीज है जो फैसला ले सकते हैं, ठीक। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? सिंपल सी बात है, लोगों द्वारा चुनाव जो होता है वही क्या कहलाएगा? लोकतांत्रिक चुनाव, ठीक ना। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं? कौन लोग, ठीक ना। जैसे अपने यहाँ क्राइटेरिया बना है ना, 21 साल 18 साल ऐसे वोट दे सकते हैं, तो वही चीजें बता रहा है। पता लगा बच्चे वोट देंगे नहीं, ठीक। तो वही बोल रहा है कि कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या जो मतदाता है वो शासक बन सकते हैं? जी हाँ, बन सकते हैं। लोकतंत्र शासन है, ठीक। प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? ये सब प्रश्न इसमें बना रहा है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? मतलब सरकार का कैसा रूप रहेगा जिसे हम लोग लोकतांत्रिक कहेंगे? जैसे क्या होता है, कहीं कभी जब अन्याय होता है लोगों के प्रति, न्याय नहीं हो पाता है, तो लोग बोलते हैं ना, अरे राजशाही आ गया, ये पिछला जमाना आ गया। तो वही बोल रहा है, सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? हो सकेगा अगर वो सही से काम नहीं चल रहा है, नहीं कर रहे हैं, तो वो लोकतांत्रिक शासन नहीं कहा जाएगा। जबकि लोकतांत्रिक शासन अपने यहाँ है, अगर उस तरीके से नहीं हो रहा है तो उसको क्या है, लोग राजशाही शासन के रूप में भी शामिल कर सकते हैं, ठीक। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? अब बताओ, जब लोकतांत्रिक सरकार है, क्या वो अपनी मर्जी से काम करेंगे कि कुछ लक्ष्मण रेखा जैसी रेखा खींची गई है उसके अंदर, वो सीमा के अंदर ही रहकर काम करेंगे? इसके बारे में चर्चा कर रहा है। व्यवस्था को, नागरिक कुछ अधिकारों को आदर करना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। जितने ये प्रश्न थे ये उदाहरण के द्वारा क्या है, डिस्कस किया जा रहा है। आप इसको ध्यान से सुने। जैसे प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की, उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या किए हैं, उखाड़ फेंका है और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, खुद को राष्ट्रपति भी बना दिए हैं, ठीक। और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यालय 5 साल के लिए बढ़वा दिए। जनमत संग्रह कराने के बाद 5 साल के लिए बढ़ा दिए। तो अब देखो यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि क्या है, अपना जो कार्यकाल है कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जनमत संग्रह द्वारा, ठीक ना। समझ गए? पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह धोखाधड़ी है। यानी मानवाधिकार जो संगठन था और फिर उसके बाद पाकिस्तान मीडिया थे, ये लोग बोले कि ये जो है जनमत संग्रह क्या है, धोखाधड़ी है, कि जनमत संग्रह के माध्यम से ये अपना कार्यकाल बढ़ा लिए, यही बता रहे। और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। अब देखो, पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाले, यानी अगर उनको लगा कि धोखाधड़ी है, गड़बड़ी है, इसका मतलब परिवर्तन होता रहता है, ठीक। इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति क्या है, प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबली को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। अब यहाँ से देखो ये प्रश्न बनेगा, यहाँ से देखो तो अब जैसे हो गया राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति, ठीक। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं।
इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में भी चुनाव भी हुए। ठीक, चुने हुए प्रतिनिधि को कुछ अधिकार मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी और जनरल मुर्शिद के पास थी। ठीक ना, जो जनरल मुर्शिद ने क्या है, धोखाधड़ी से क्या है, कौन सी चीजें लाके, जन्म संग्रह यानी धोखाधड़ी से 5 साल का जो बढ़ा दिए थे, तो पाकिस्तानी मीडिया मानवाधिकार ने बोला कि ये गड़बड़ी है, आरोप लगा के उन्होंने संविधान ही बदल डाला। ठीक, और उसमें नए परिवर्तन किए, लेकिन जो सर्वोच्च अधिकारी यानी सर्वोच्च शक्ति थी जनरल मुर्शिद के पास ही थी। स्पष्ट है कि जनरल मुर्शिद के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। यानी उस समय क्या है, लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान में उस समय शासन थी, जो जनरल मुर्शिद का शासन था, उसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, जिसके ठोस कारण हैं। लेकिन यहाँ से एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। ठीक, क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपनी शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कर सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया था। ठीक ना, इसके लिए यहाँ से देखिए, पाकिस्तान के लोगों ने ठोस कारणों से सिर्फ एक कारण था, ठीक, अपने शासकों का चुनाव किया नहीं। हम ऐसा नहीं कर सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए प्रतिनिधि चुनाव किया था। लोग जो थे राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव किए थे। अब लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वास्तविक शासक नहीं थे, कौन कैसे थे? वो नाम मात्र शासक थे। जैसे आपको पता है अपने यहाँ प्रधानमंत्री, ठीक ना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ठीक ना, ये होते हैं वास्तविक शासक, और ये होते हैं नाम मात्र शासक। नाम मात्र शासक, समझ गए? वैसे यहाँ पर बात कर रहा है, लेकिन चुने हुए लोग वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। वास्तविक शासक उसे ही बोलेंगे जो अंतिम फैसला कर देता है। जैसे अपने यहाँ कोई बिल पारित होता है, जिनके पास 14 दिन तक रहता है राष्ट्रपति के पास, उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, ठीक ना। और अगर नहीं कुछ किए 14 दिन के बाद अपने आप को मान लिया जाता है। तो जस्ट वैसे यहाँ पर भी बात है। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुर्शिद के हाथ में था। सेना के अधिकारी और जनरल मुर्शिद के हाथ में जब अंतिम फैसला था, तो वास्तविक शासक कौन हुए? यही हुए, जनरल मुर्शिद और सेना अधिकारी। ठीक, ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई सरकार, ठीक, आगे देखते हैं, औपचारिक रूप से चुनी हुई सरकार, संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता लोगों के हाथ में होती है, जिन्हें जनता नहीं चुनती है। ठीक ना। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है। कुछ देश पर जैसे क्या होते हैं, विदेशी शासक उस पर तानाशाही यानी उस पर अपना राज्य जमाते हैं, अपना जो है संगठन लागू किए रहते हैं, और जिससे क्या है उस वहाँ के लोग रहेंगे, नाम मात्र शक्ति वहाँ की सरकार के पास रहेगी, लेकिन उनका हैंडल कोई और करता रहेगा, उनका तौर तरीका कोई और बताता रहेगा। एक हिसाब से आप ये भी ले सकते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया और छोटे छोटे जो देश हैं, तो अन्य देश उस पर हावी हुए हैं, कर्ज दिए हैं, तो उनको अपने तरीके से चला रहे हैं। ये भी आप ले सकते हैं एक हिसाब से। ठीक, अब निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए। लोकतंत्र में अंतिम बोला है, ठीक, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास होने चाहिए। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मुकाबला के बारे में बात कर रहा है कि मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, क्या आप यह विचार कीजिए कि वर्तमान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अपने यहाँ हो रहा है या नहीं? इस पे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। चीन की संसद को कमांडो निर्मित दवाइयों जो राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, ठीक, चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होता है। ये ध्यान दीजिएगा, चीन की सांसद जो है, ठीक ना, 5 वर्ष के लिए, यानी इनका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। ये जो संसद होते हैं ना, देश के राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। ठीक, यह बता रहे हैं।
इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट की पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002-3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसमें संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति थी। कब? 2002 और 3 में। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। वहां पर क्या है? कम्युनिस्ट, ठीक ना, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हमेशा बनती है। कहाँ? चाइना में। ठीक। 1930 में आजाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद, मैक्सिको में हर 6, देखिए मैक्सिको कभी कभी ऐसा प्रश्न बनाता है, वहां पर कितने साल गए, यहाँ पर कितने साल, 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। ठीक। यहाँ पर 5, वहां पर 6, ठीक ना, इस तरीके से बदलता रहता है। अलग अलग देश का अलग अलग कार्यकाल देखने को आपको मिलेगा। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशासन नहीं आई, ठीक ना। लेकिन सन 2002 तक हर चुनाव में PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। मतलब एक ही पार्टी जीतती थी, जबकि फौजी शासन नहीं थी, लेकिन एक ही पार्टी जीत रही थी। अब नाम का एक पार्टी जीत रही थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। यानी विपक्ष पार्टी चुनाव में हिस्सा ले रही है, कभी जीत नहीं पा रही। इसका मतलब एक प्रकार से वहां पर तानाशाही चलता रहा होगा, ठीक ना। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि विपक्षी पार्टी कहीं तरीके से उनको विपक्ष मजबूत है तो सरकार काम अच्छा करेगी, ये आप जानते रहिए। ठीक। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI उत्पाद थी। यानी ये देखो, मतलब वही जीते, यानी तरह तरह के नियम लागू करते थे, तरह तरह के तरीके अपना करके यह सोचते थे कि वही जीते, कोई दूसरी पार्टी ना जीते। तो इस हिसाब से आप समझ नहीं सकते हैं, एक प्रकार से तानाशाही माना जाएगा। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। यानी सरकारी दफ्तर में जो लोग काम करते थे, पार्टी में जाना उनको जरूरी था, ठीक ना। अब सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। अब बताओ, एक हिसाब से क्या है, स्वतंत्र कहाँ हुए? उनसे प्रचार करवाने, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे प्रचार करवाने, तो स्वतंत्र कहाँ हुए भाई? ठीक। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज कर देती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। यानी अब वही बात हुई कि विपक्ष मजबूत होने वाला है, तो चलो वहां से मतदान पेटी कहीं और रख दो, तो वहां वोट ही नहीं पड़ेगा, तो हम ही जीत जाएंगे। ये चीजें यहाँ पर थी। PRI अपने उम्मीदवारों को चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। अब बताओ, पैसा खर्च कर रही है तो क्या समझ ही सकते हैं। ठीक। क्या हम ऊपर बड़ी चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? अब बताओ, क्या अगर ऐसे शासन रहेगा तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये लोगों द्वारा शासन है? नहीं, जबरी शासन करवाया जा रहा है, ठीक ना, जबरी वोट दिया जा रहा है। ठीक। लोग अपन तरीके से नहीं चुन पा रहे हैं, जो ये कहानी बताया गया, ठीक ना। और यही कहानियां क्या है, अब हर जगह लगभग धीरे धीरे प्रचलित हो रही है। पैसे दो वोट लो, ये कहानी है। तो मतलब तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि हम ही जीते, हमारी पार्टी बने, ठीक ना। सही बात है, ठीक है। एक बार कि लोगों को स्वतंत्र रख के देखा जाए, स्वतंत्र करके देखा जाए, उनके विचार जाने जाए कि वो कैसा शासन चाहते हैं, किसको चुनना चाहते हैं, और उनका जो वोट गया कहाँ गया, सही जगह गया कि नहीं, ये सब चीजें होना चाहिए। तब उसी को बोलेंगे लोकतंत्र। यानी नहीं तो लोकतंत्र नहीं है। जैसे इसमें देखो, लोकतंत्र नाम है लेकिन लोकतंत्र रियल में नहीं है। ठीक। अपना अब ये देखो, इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ काफी सारी समस्याएं हैं चीन के चुनावों में। चीन के चुनाव आगे देखते हैं, सातवां पे यहाँ पर लगाते हैं। ठीक। चीन के चुनाव में लोगों के सामने आए
कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होगा। अब बताओ, लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवार को ही वोट देना होता है। मतलब आप ये बताओ, लोगों को शासक दल या उनके द्वारा जो चुने जाते हैं उम्मीदवार, उन्हीं को वोट देना है। तो बताओ भाई, ये लोकतंत्र कहाँ हुआ? वो जब अपने मन से नहीं कर पा रहे तो कैसा होगा? कुछ नहीं होगा भाई, लोकतंत्र नहीं माना जाएगा, वो नाम मात्र है लोकतंत्र। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कर सकते हैं? हाँ, मनपसंद चुनाव ही है ना उनके लिए, लेकिन अपने लिए मनपसंद नहीं। अपने लिए मनपसंद तब होगा जब आप अपने मन से जिसको चाहते हैं उसको वोट दे देंगे तब। ठीक, मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। ठीक, किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। मतलब कोनो भी तरीका अपना लो, चाहे जैसा वो शासन किए रहे हैं, चाहे पीछे काम किए रहे हैं, विकास किए रहे हैं, चाहे ना किए रहे, उनको हरा नहीं सकते हैं। ऐसा इसमें बोल रहा है। लोगों को चाहने पर भी, अब बताओ भाई, लोगों को चाहने पर भी नहीं, वहां वो चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। अब जब लोग चाह रहे हैं तब भी सरकार नहीं बदल रही है, तब यहाँ एक हिसाब से लोकतंत्र शासन नहीं कहा जाएगा। ठीक, इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है, चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ से नया चीज मिला। अब आपने पढ़ा लोकतंत्र क्या? लोगों के द्वारा लोगों का शासन क्या कराएगा? लोकतंत्र। तो लोग ही वोट दे रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने मनपसंद से नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब है 3-4 पार्टी, राजनीतिक पार्टियां रहे और उसमें क्या है, ताकि जनता जो है अपना निष्पक्ष वोट दे सके, तब वह लोकतंत्र शासन कहा जाएगा। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वो चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। यानी लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होने चाहिए। अब इसका परिभाषा देखो चेंज हो गया, पहले तो वो था, अब लेकिन क्या है, रियल में लोकतंत्र दिख ही नहीं रहा है, इसलिए परिभाषा ऐसा बनाया गया कि भाई जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए, ताकि जिसको गद्दी पे बैठा सके, उठा सके। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब लोकतंत्र चुनाव के बारे में हम अध्याय 3 में और बात करेंगे। मतलब अभी ये पहला चैप्टर चल रहा है, अध्याय 3 जब आएगा तो उसमें और डिटेल से लोकतंत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, इसके मतलब क्या है? पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ हुआ था। वयस्क मताधिकार यानी जवान 18 से 21 ऐसा जो भी जहाँ पर जैसा लागू हो। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। अब कितने लोग क्या है मतदान ही नहीं कर पाते हैं, उनको भी वंचित कर दिया जाता है। वो आगे बता रहे हैं, जैसे 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। आप बताओ, 2015 तक सऊदी अरब में औरत वोट ही नहीं देती थी। ठीक, अब बताओ इस हिसाब से क्या है, उनको क्या रोका गया है ना, उनके अधिकार यानी हक का अधिकार मारा गया है ना। फिर एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। अब बताओ, वहाँ पे जो है अल्पसंख्यक लोग थे ना, उनको मतदान अधिकार करने में कठिनाई होती थी। भाई तो इस हिसाब से कहाँ से हम बोल सकते हैं लोकतंत्र शासन है। फिजी का चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। अब यहाँ पर देखो, जैसे फिजी की चुनाव प्रणाली है, वहाँ के मूल निवासी लोग, जैसे फिजी हो गया, ठीक ना। अब ये फिजी हो गया, ठीक, यहाँ एक ए है एक बी है, ये फिजी के निवासी हैं, ये मान लो कहीं और के हैं, भारत के हैं, इंडिया के हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर बोल क्या रहा है, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा। अब देखो, यानी इंडिया से जो गया है फिजी में बस गया है, ठीक ना। तो इंडिया से गए हैं फिजी में बस गए हैं, तो क्या है, ये भारतीय मूल के
फिजिकल आएंगे तो इनके वोट की कीमत इनके वोट से कीमत कम है, ठीक है ना। अब बताओ, जबकि ये वहां की नागरिकता भी प्राप्त कर लिए, बस ये भारत के हैं, लेकिन जो मूल निवासी हैं उनका वोट इनके वोट की वजह से अधिक है, ठीक। ये बोल रहे हैं लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। हम इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषताओं को भी जान लेते। अब बताओ तीसरी विशेषता आ रही है, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यहाँ से तीसरा परिभाषा मतलब तीसरा विशेषता कहाँ से, फिजी के नाते, ठीक ना। क्यों? क्योंकि फिजी में अब दो व्यक्ति हैं, दोनों लोगों के वोटों का महत्व अलग अलग था, यानी उनका मूल्य अलग अलग था, इसलिए इसमें विशेषता ये बता दिया गया कि हर वयस्क नागरिक का एक वोट का एक मूल्य होना चाहिए और समान महत्व होना चाहिए, ठीक। अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं आगे 8वां नंबर पेज। चलिए, आखिरकार एक व्यक्ति और एक वोट, ऐसा क्यों? वो भी क्या दिन थे जब मैं एक व्यक्ति और मेरा एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था, ठीक। कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। अब बताओ जिम्बाब्वे को कब अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी? 1980 में। उसके बाद देश पर जानू पीए दल का राज था, जानू पीए, ठीक ना। जिसे अब देखो सीटे ट्यूटर में ऐसा प्रश्न पूछ देता है और एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट रहती तो गलत हो जाता है, एसएसटी वाले ध्यान दो। जिसने देश की स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी, इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीए दल ही जीतता था। कौन जीतते थे? जानू पीए भी सदा जीतते थे। अभी देखो ये भी क्या है, लोकतंत्र शासन से करेंगे से बात। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसकी जवाबदेही को कम कर दिया। मतलब वह संविधान में चेंज कर दिए, ठीक ना, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति में जो शासन था उसमें वृद्धि भी की और जवाब भी सामने नहीं दिए, ठीक। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर देती थी। यानी कोई विरोधी है, आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या है, उसको गैर कानूनी घोषित कर देते थे। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकार नियंत्रण था। मतलब टेलीविजन और रेडियो पर सरकार नियंत्रण था, तो मतलब सरकार के खिलाफ कोई अलग ऐसा जवाब न दिया जाए, भड़काऊ भाषण न दिया जाए जिससे जनता में आक्रोश फैले। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्र नहीं थे, न मीडिया न रेडियो वाले, ये सब चीजें, ठीक। आगे देखो, और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते। मतलब जो शासक रहता था उसके जो दल थे वही लोग अपना विचार प्रस्तुत करते थे टेलीविजन और रेडियो पर। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। देखो, ठीक ना, यानी सरकार की आलोचना जो भी पत्रकार करेंगे उसको परेशान किया जाएगा। वो परेशान होकर या तो पत्रकारिता छोड़ देंगे या तो चटुकारिता प्रारंभ कर देंगे, ठीक। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव। अब बताओ, जज पर दबाव डाल दिए तो भाई संविधान कैसा, ठीक। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया, 2017 में हटाया गया। जिम्बाब्वे का गणमान्य बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, ठीक। पर इतना ही पर्याप्त नहीं, लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक भी हो सकते हैं। यानी जो लोकप्रिय नेता है वह भी कोई जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक रहे, वो भी अलोकतांत्रिक रह सकते हैं, हो सकते हैं। तो ये सब जब प्रश्न आता है ना मेंस में लिखने के लिए, तो ये सब पढ़े रहेंगे तब समझेंगे, अच्छा यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, तब उसमें कंक्लूजन निकाल के, निष्कर्ष निकाल के आप लिखेंगे। और जैसा कि आपको पता हो गया है कि एलटी ग्रेड में भी मेंस पेपर होगा, तो एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है, ठीक।
लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थिति पर भी नजर डाली जाए, पहले और बाद में जो चीजें हो रही है। ठीक, चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों में कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों को आदर करे। ठीक, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधि करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इतना मतलब सरकार को छूट देनी चाहिए। ठीक, वो संगठन बनाए, विचार करें, विरोध करें, ठीक, स्वतंत्र पार्टी बनाए, ठीक, राजनीतिक गतिविधियां करें, इतना उन लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कानून की नजर में सभी लोग समानता होनी चाहिए। भाई, कानून की नजर में सभी लोग समान होने चाहिए, तभी तो लोकतांत्रिक शासन है। भाई करो, भाई जो करना है। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। इन अधिकारों के बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब बताओ, अध्याय 5 तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। कुछ बात ऐसे है जो सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होगा, आगे देखते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, यानी अगर चुनाव जीत लिया तो अपना मनमानी नहीं कर सकता है। लोकतांत्रिक है तो, नहीं तो भाई कर सकते हो, क्या दिक्कत है अगर लोकतांत्रिक का पालन नहीं कर रहे हैं तो। ठीक, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पतम वाले समूह को भी दी गई कुछ गारंटी को आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेने चाहिए। जिससे कोई प्रमुख फैसला है लंबे विचार विमर्श करने के बाद ले, नहीं तो ऐसे गुस्सा आदमी गया, गुस्सा आ गया, तुमने फैसला ले लिए, पता लगा जनता की नुकसान हो गया। ठीक, ऐसा नहीं है, बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। ठीक, जैसे परिवार में एक मालिक है, हाँ, अगर मालिक जल्दबाजी में या गुस्से में कोई फैसला लेंगे तो परिवार बिखर जाता है। जस्ट वैसे क्या है, तो शासन है ना, शासक का शासन चला रहे हैं, तो जल्दी आप फैसला लेंगे तो कैसे काम करेंगे, वही चीजें बोल रहे हैं। हर प्रमुख फैसला लेने की हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। जो अधिकारी होते हैं संविधान द्वारा उनके अधिकार दिए जाते हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनका जवाबदेही होती है। इसके बारे में अध्याय 4 में पढ़ेंगे, मतलब कुछ चैप्टरों पढ़ेंगे, पढ़ी तभी आगे बढ़ी। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ठीक, क्या एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून द्वारा एक लक्ष्मण रेखा जो खींची जाती है उसको मान सकते हैं, खींची गई रेखा के अंदर यानी सीमित ही काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाग के मतलब उनका काम ये नहीं तो वो भी करे। ठीक, चलिए आगे परिभाषाओं का सारांश क्या है, आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं। ठीक ना, हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। ठीक ना, हमने क्या पढ़ा और क्या पाया कि मतलब आप कुछ शब्दों के बारे में यदि डिटेल जब तक नहीं जान पा रहे हैं तब तक यह परिभाषा देना गलत है। ठीक, अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासक के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को सीखे। अब यही जब विशेषता आएगा ना एग्जाम में लिखने के लिए, अगर ये पढ़े रहेंगे तो आप कर लेंगे। अंडरलाइन हर जगह मैंने किया है। ठीक ना, एक ये चौथा है, तीसरा दूसरा लगा। ठीक, चलिए 10वें नंबर पेज पर 10वां नंबर पेज देखते हैं क्या है और इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ किनारे पर आया है। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप का है, डिस्कस करते हैं।
रेखांकित किया गया इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। ठीक, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और कितने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं। ठीक ना, ये विशेषता है, जो मौजूद शासक है उसको बदल सकते हैं लोग, यह अधिकार है। अगला, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। ये सब जो विकल्प है लोकतंत्र में, ठीक ना, सबको समान अवसर रहना चाहिए। ठीक, इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में मानते हुए काम करें। जो शासक चुने गए हैं ना, वो क्या है, कानून और जो दायरा है उसी के अंदर अपना काम करें। ठीक, अब देखो लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई। अब जो चर्चा ऊपर की गई है ये दिया गया, इसमें मिलाना है। अब देखो, भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। अब इस पर कौन सी चीजें हैं, यहाँ पर आपको ये तीर का निशान लगाना। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। अब बताओ, चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसला करना और ये सब चीजें अभी पहले पूरा पढ़ लो। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। अब जब रोक लगा दी है तो स्वतंत्र तो अधिकार का सम्मान है नहीं, समान है नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। ठीक, ये सब विशेषता है। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहे। चुनाव के समय क्या है, कोई पार्टी का सरकार नहीं रहना चाहिए। अब इसमें कौन किससे मिलेगा, इसको आप मिलान कीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये पेज नंबर 10 है, आप बस लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में पेज नंबर 10। ठीक ना, पेज नंबर 10 भैया बता दीजिए, जो भी आपको लगे, जो भी आप हमें मानते हैं उसमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पेज नंबर 10 का सलूशन बता दीजिए, इसको मैं हल करके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आपको भेजूंगा। स्वागत करते हैं। लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र ही क्यों, मैडम लिंगो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। अब लोकतंत्र ही क्यों ऐसा, जो बहस शुरू हुई थी इसी के लिए आया ना। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रा से पूछा कि क्या उन्हें लोकतांत्रिक शासन का सबसे अच्छा स्वरूप है। तो इस सवाल पर सब ने कोई न कोई टिप्पणी की, मतलब सब अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा करते हैं। योलंदा, हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, दुनिया दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देश में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, लोग लोकतंत्र शासन चाहते हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन नहीं थी। ठीक, वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है? कुछ लोगों ने, महान जो व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या है इन सब पर अच्छे अच्छे विचार दिए हैं। तो यहाँ से भी स्पष्ट हो जाना चाहिए, मान लेना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है, एक अच्छा शासन व्यवस्था है। ठीक, अब तांकिनी कोई है वो बोल रहे हैं, लेकिन लिंगो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। लो, मतलब ऐसा नहीं कि सब मान लिए तो वह बात सही ही हो। ठीक, कभी कभी क्या है, जो चीजें सभी माने रहते हैं तो वो भी गलत हो सकती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं? तो मैंने पहले ही बताया, ठीक ना, कोई जरूरी नहीं कि 99 लोग सही बात कर रहे हैं तो 100 लोग है तो जो लास्ट वाला बोल रहा है वो उसका गलत हो, नहीं हो सकता है 99 लोग गलत हो। ओके, जेनी, हाँ यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी लोग है। अब गरीबी पर चर्चा करती है, ठीक ना, रिवियान, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र कारण ही गरीबी है? अब बोल रहे हैं कि मतलब लोकतंत्र आया तो गरीबी है?
ऐसा थोड़ी है कि लोकतंत्र है तो गरीबी है, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो गरीबी नहीं रहेगा। आगे चर्चा हो रही है। या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है, मतलब लोकतंत्र है तो गरीबी है, लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है, इसका मतलब है लोकतंत्र है तो गरीबी नहीं होना चाहिए। लास्ट वाले लाइन का मतलब यही है। ठीक, चलिए चलते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। पेज नंबर 11 यहाँ पर है, इसको इधर करते हैं। चलो ठीक, जेनी जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वोच्च रूप नहीं मान सकते। लोग अब एक लोग बोल रहे हैं ऐसा थोड़ी है, अब इन सब चीजों पर क्यों बहस करना, जो मुद्दा है उस पर बात किया जाए। तो मुद्दा यही है कि इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाए या नहीं। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दिखावा। राजनेता आपस में लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? लोग है। अब यहाँ पर अराजकता और अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा के लिए लोग आपस में लड़ते हैं, तो लोगों की क्या चिंता है कि देश कैसा है, ठीक ना, और कहाँ पर है। ठीक, अब पाइमन बोले तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए कि क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? लोग अब एक लोग बोले अंग्रेजी हुकूमत ही वापस लाया जाए, जब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, गरीबी नहीं दूर कर पा रहे हैं, लोकतंत्र सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या अंग्रेजी शासन वापस लाया जाए? कौन बोल रहे हैं? पाइमन। क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश का शासन के लिए, अब बताओ, बाहर से राजा को बुलाना पड़ रहा है, यहाँ के इतने लोग हैं तब भी रोज बोल रहे हैं, पता नहीं। पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। भाई ये तो बात है, आप अपने दिल से सोचिए, मजबूत नेता की जरूरत है अपने देश में भी, ठीक ना। ऐसे नेता को जो सिर्फ चुनाव की, संसद की परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब बोल रहे हैं उनके पास क्या पूरा अधिकार होना चाहिए, जिससे क्या है देश की गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म हो सके। कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। भाई सही बात है, अभी एक लोगों को पूरा शासन दे दिया जाए तो क्या वो सही तरीके से करेंगे? नहीं करेंगे ना। हाँ करेंगे भी, तब भी क्या है कुछ लोगों के अंदर ये रहेगा, यही तानाशाही है, ठीक ना। अब राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वाली बात आ जाएगी ना। तो वही बोला, कोई पीछे बोला इसी को तानाशाही कहते हैं। इसका मतलब तानाशाही की परिभाषा आप समझ गए होंगे। ठीक, दो ही बोले, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब भाई कैसे किसी को मान सकते हो? अब किसी को जानना है, पहचानना है, तो इस तरीके से उसका स्वभाव समय देंगे। अब मान लीजिए 5 साल उसके पास समय मिल गया, अब वो अपने काम कर रहे हैं, तो 5 साल तो भुगतो के 5 साल के लिए कितना पीछे चले जा रहे हो। ठीक, रोज मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। अब रोज बोलेंगे मैं ईमानदार हूँ, भाई ईमानदारी कैसे पता करेंगे? मैं ईमानदार हूँ, ठीक ना, मैं सच्चा हूँ, जब हमारे साथ रहोगे कुछ दिन तब न पता चलेगा। वैसे तो सब बोलते हैं मैं ईमानदार हूँ, मैं सच्चा हूँ, ठीक ना, मैं धोखाधड़ी नहीं करता, मैं किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन जब हमारे साथ रहेंगे तब आपको मालूम चलेगा। दो ही, यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। मतलब ये बोल रहे हैं जो वास्तविक लोकतंत्र है आदर्श तानाशाही के रूप में कर रहे हैं। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करना चाहिए। ठीक है, जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी, यानी पीछे के बारे में भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ी है तो आपने सत्ता से हटा भी नहीं सकते। जाहिर सी बात है, जब देखते लोग के पास सब चीजें हैं तो उनको सत्ता से कैसे हटा सकते? तो सबसे भ्रष्ट और ये सब चीजें उन्हीं के पास होगी। मैडम लिंगडन इस पर चर्चा पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया, तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। जो अलग अलग बात कर, क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहाँ लोकतंत्र न हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है?
मतलब जहाँ पर लोकतंत्र ना हो तो आप लोग जो बात कर रहे हैं इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक लाइन में और बता दी कि अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, आप जो इतना अच्छे से बोल ले रहे हैं, बेधड़क बोल रहे हैं, तो नहीं बोल पाएंगे। ठीक, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार है। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। अस्थिरता, ठीक ना? चलिए ठीक है, खिलाफ है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं, नैतिकता भी गड़बड़ है, ठीक ना? नैतिकता, वो उनका बुराई करेंगे, वो उनकी बुराई करेंगे। लोकतंत्र में, लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोग बहस और चर्चा करनी पड़ती, हर फैसले में देरी होती है। मतलब क्या है, ढेर सारे लोग फैसला करते हैं, संसद में देखो चिल्लाया जाता है, नहीं नहीं, वो बोलते हैं हाँ हाँ, ये सब चीजें चलती रहती है, तो मुझे समय लग जाता है ना कोई फैसला लेने में, वही बोल रहे हैं। अगला, चुने हुए नेता को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। जो नेता है ना, लोगों को कैसा हित करना है, उनको क्या जरूरत है, उनको पता ही नहीं, तो खराब फैसला होगा। अब हमें चाहिए बिजली, या मान लीजिए हमें चाहिए पानी, तो मिल रहा है दूध, का मतलब, और दूसरी जगह चाहिए दूध तो वहां मिल रहा है पानी, क्या मतलब है? ठीक, अब रेगिस्तान में वहां पानी की जरूरत है, तो दूध का टैंकर ले जाओगे तो क्या पाएगा? वही चीज यहाँ पर बात करें। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है, खर्चीली है, इसलिए इसमें भ्रष्ट होता है। मतलब अब देखो, महत्वपूर्ण है, चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है और खर्चीली है। जब खर्चा, अब बताओ, कोई शासक है, खड़ा हुआ है, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक, तो खर्चा किसी न किसी से लेकर करेगा। तो जब किसी न किसी से उधार लेकर करेगा तो क्या है, भ्रष्ट करके ही कमा के देगा। यही चीजें होती है लोकतंत्र में। और वैसा जो गरीब व्यक्ति है, लोग चाहेंगे ही नहीं कि वह बन जाए, तो इसलिए लोकतंत्र की एक कमी है। ठीक, सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। जो सामान्य लोग हैं उनको ये चीजें नहीं फैसला कर लेना चाहिए कि ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, इनको वोट दिया जाए। वो एक जो शिक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं, यानी घर परिवार में कोई न कोई शिक्षित रहता है, उनसे डिस्कस करिए ये सब चीजें करने के बाद तब आप चुनाव कीजिए अपने शासक का, क्योंकि आपका अधिकार है और 5 साल तक झेलना पड़ेगा। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर लागू होता है? ठीक, इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह का सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए मामलों में लागू नहीं होगा? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? जो तर्क सहमत है आप अपना विचार देखिएगा, प्रस्तुत कीजिएगा। चलिए 12 नंबर पे, निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। मतलब ऐसा है कि जो लोकतंत्र है सभी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकती। ठीक, लोकतंत्र में हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला कर सकते हैं। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि सभी फैसले अच्छे होंगे। भाई, लोग जो फैसला कर रहे हैं, क्या सभी फैसला सही होगा? नहीं। अब कुछ लोगों को चाहिए, चलिए मुझे शाम तक पीने के लिए भी रास्ता हो जाए, कुछ लोग चाहिए मुझे बेरोजगार है तो रोजगार मिल जाए, अब कुछ लोग बोलेंगे मुझे कुछ नई चीजें बैठे बैठे खाना मिले। तो सब चीजें सबके लिए अलग अलग है ना, तो वही चीजें है। ठीक, इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है। भाई 5 सालों ऐसे परिवर्तन होता है, तो ऐसी चीजें गड़बड़ हो जाती है। कई बार बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मान लो सरकार कोई बड़ा काम कर रही है और जनता सही ढंग से उसको नहीं जान रही है, तो वह भी गलत कर लेती है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं होता। ठीक, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि हमारे आसपास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध है, उनमें से लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है।
ठीक है। यानी जो आसपास की सरकार है वहां से तुलना करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है यही अच्छा है। ठीक, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। मतलब जो चीन में अकाल पड़ा था 1958 से 61 सबसे डरावना या भयावह क्या था अकाल। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूखे मर। अब बताओ 3 करोड़ लोग, भाई साहब अगर वो अकाल ना पड़ा होता तो चीन कहाँ होता है, इतनी जनसंख्या लेकर कहाँ जाता है। 3 करोड़। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक ना। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। मतलब चीन जो है भारत से अच्छा था, लेकिन क्या है तब भी भारत में अकाल नहीं आए। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण, यानी सरकारी नीति दोनों देशों की सरकारी नीति के कारण हुआ है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खास सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। मतलब यहाँ पर लोकतांत्रिक थी सरकार भारत में, तो ये क्या है खाद्य संग्रह जिस तरीके से किए चीन ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वहां पर अकाल पड़ गई और 3 करोड़ लोगों की मर गए वो भूखे से। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती, चीन में भी बहुदलीय व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूखे नहीं मर सकते। इस हिसाब से अब बताओ लोकतंत्र अच्छा है कि नहीं? ठीक है। अगर विपक्ष रहेगा ही नहीं तो बुराई कौन करेगा? मीडिया स्वतंत्र रूप से बोल ही नहीं पाएगी तो कैसे सरकार की बुराइयों के बारे में जान पाओगे? और यही कारण था इतने लोग। ठीक, यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से समानाता है। ठीक, लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। ठीक, गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरत पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। यानी जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है लोगों की जरूरत पर ध्यान दे चाहे न दे उसकी मर्जी, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार है उसको देना ही पड़ेगा। ठीक, बस वही चीजें हैं कि नहीं देंगे तो जबरी लिया जाएगा, मिलेगा। ठीक ना, जैसे इस समय देख रहे हैं SSC पेपर का आंदोलन, कहीं कहीं गड़बड़ी हो रही है या किसी से गड़बड़ी हो रही है तो अपना बात विचार रख पा रहे हैं ना, लेकिन गैर लोकतांत्रिक होती तो नहीं रख पाते। ठीक, चलिए अब ये कार्टून के बारे में समझते हैं। कार्टून क्या है? यह कार्टून ब्राजील का है। कहाँ का है? ब्राजील का है, जिसे तानाशाही के लंबे दौर का अनुभव है। अब बताइए तानाशाही है लंबे दिन तक शासन किए हैं। ठीक, इसका शीर्षक है तानाशाही का छुपा पक्ष। शीर्षक क्या है? तानाशाही का छुपा पक्ष। इस कार्टून में किसी छुपे पहलू को उजागर किया जा रहा है। देखो खोपड़ी देखो, ठीक किया जा रहा है। अगर संभवतः चिली के पिनोशेट, पोलैंड के रूटजेल्ट, नाइजीरिया के सनी अबाचा और फिलीपींस के फिनलैंड मार्कोस के बारे में भी ऐसी जानकारी इकट्ठा करें। यानी इन सब के बारे में अगर संभव इकट्ठा करें तो आगे चलें। ओके, 13 नंबर पेज। अब वो मर्जी भी निर्भर करती है। अगर शासक को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। यानी गैर लोकतांत्रिक सरकार है ना, तो अगर सरकार की इच्छा ना करते बाटे तो काम ना करें। ठीक, वही चीजें हैं। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला होता है। मतलब इनको जवाब देना होगा क्या किए, लोगों के प्रति कैसा क्या रहा। ठीक, गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। जो लोकतंत्र है उसमें व्यापक चर्चा और बहस होती है कि ऐसा काम होना चाहिए, यहाँ पर ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, इसलिए हो जाता है लोकतंत्र में कामें। ठीक, लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठक भी होते हैं। ज्यादा लोग शामिल होंगे, ज्यादा चर्चा होगी, ज्यादा फैसला होगा। ठीक, बैठक होगी। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम है।
यानी एक मसला है उस पर ढेर सारे लोग विचार करेंगे तो गलती कम होने का चांस है, ऐसा लोकतंत्र में होता है। ठीक, इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। यानी समय भले से लगता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैसला है उस पर जब अच्छे ढंग से विचार हो जाए तो फायदा भी तो है। ठीक, इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। इससे जुड़ी तीसरी प्रक्रिया भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ठीक ना, मतभेद और जो टकराव होते हैं उनको क्या है उपलब्ध कराता है, भैया ऐसा ना करो। ठीक, किसी भी समाज में लोगों के हित और विचारों में अंतर ही होगा। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी जुदा जुदा। ठीक ना, जातियां भी क्या है जुदा जुदा। भारत में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग भाषा, ठीक ना, उनका धार्मिक स्थिति अलग अलग, ठीक, और उनकी जो जातियां हैं जुदा जुदा है, यानी अलग अलग है। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। अब बताओ हमें कुछ और पसंद है, किसी और को कुछ और पसंद है, जबकि वो इंडिया में ही है, तो वही बोल रहा है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद से टकराव भी होता है। बोलते हैं ना हम इनको वोट देंगे, वो बोलेंगे उनको वोट देंगे, वो अच्छे नेता वो बोलेंगे अच्छे नेता, ये टकराव ही है ना। ठीक, ऐसे टकराव को कैसे सुलझाए? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। ताकत के बल पर सुलझाने की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए भाई, ऐसा करिए। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होती है वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना। अब ये भी बात सही है भाई, जिसके पास जिस समूह के पास ज्यादा ताकत रहेगा तो उसकी बात तो मानना ही पड़ेगा। ठीक ना, चाहे किसी भी बात को लेकर बात हो, लेकिन इसे नाराजगी और संतोष पैदा भाई। अगर मान लीजिए हमें संतुष्टि तो नहीं होगी, हम बात मान लेंगे लेकिन संतुष्टि नहीं होगी, ठीक ना, हम नाराज रहेंगे, वही बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह से ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र की समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र क्या है, समाधान करा देता है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन नहीं करा पाता। भाई छोड़ दो, मतलब ही नहीं है उनसे। लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विजेता नहीं होता और कभी होता है ना, चलो कोनो बात नहीं, एक बार तुम्हारा पार्टी बनी तो अगली बार हमारा। ठीक, ये क्या है लोकतांत्रिक है तभी ना, और गैर लोकतांत्रिक तो अरे यार नहीं बनता, नहीं हमारा ना बनना, हम इनके चाहते नहीं बने। ठीक, तो ये क्या है गैर लोकतांत्रिक, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? नहीं, लेकिन लोकतांत्रिक है कोनो बात नहीं का, एक बार तो हाथ सरकार बनी बा तो हाथ ही बनी बैठे, कोनो बात ना बा, अगली बार हो सकते जो काम चाहे तू बने। ठीक, तो इस समस्या का हल ये है ना, लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विजेता नहीं होता और कोई भी अस्थायी रूप से पराजित नहीं होता है। ऐसा नहीं कोई हार गया तो अगली बार नहीं खड़ा होता है ना, वही चीज बोल रहा है। जो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाया। ठीक, बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिक के रिश्तों का, ठीक है, यह क्या है, नागरिकों के रिश्तों का भी चर्चा कर रहा है। लोकतंत्र में नागरिकों को जो हैसियत होती है मिलती है वह व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने, उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तो तब भी यह दूसरे से बेहतर, तब वो बेहतर बा अगर ना हो तब। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। भाई सब जगह भी बराबर है ना, कोई गरीब है तो उनका भी सम्मान बढ़ाता है। ये लोग अगर गैर लोकतांत्रिक करता है, ऐसा नहीं बोलते छोटे हैं उनके पास ये कम है, ठीक ना, तो तुलना करते हैं फिर भी, लेकिन क्या है कानून के हिसाब से सब लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त होता है। देखो यही बताया मैंने ना, जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है, बात की बात है पैसा वैसा जिसके पास है तो लोग बदल जाते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से क्या है सबको एक बराबर। ओके, चलिए 14 नंबर पेज पर, ठीक, इसको चर्चा आ जाओ आगे चर्चा। ओके, ठीक, प्रजा में तो खुद अपने शासक होते हैं, अगर वे गलतियां करते हैं तभी वो खुद
किसके लिए जवाबदेह होते हैं। ठीक, अगर लोकतंत्र के पक्ष में आखिरकार यह तर्क है कि लोकतंत्र व्यवस्था दूसरे से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का भी अवसर मिलता है। तो हम जो गलती किए हैं इसको ठीक भी कर सकते हैं, लोकतंत्र है तभी। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती, किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलती को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं रखा जा सकता, ठीक ना। चाहे लोकतांत्रिक सरकार हो चाहे गैर लोकतांत्रिक सरकार हो, गलतियां होंगी, लेकिन लोकतांत्रिक में क्या है, ज्यादा देर तक गलतियां या ज्यादा देर तक गलती छिपा नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई विपक्ष तो रहेगा। लेकिन गैर लोकतांत्रिक में विपक्ष कुल अपने है, ठीक ना। तो कहाँ से पता चले हमारे बारे में, अगर हमारे विरोधी क्यों रहे तबे हमारे बारे में जन पाना, तो वही चीजें हैं। ठीक, इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है, ठीक ना। यानी जैसे मान जनता है शासक है, अगर मान लो गलती कुछ हुई है तो या तो हमारी गलती है तो हम बदले जाएं या उनकी गलती तो वो बदले जाएं, ओके। ठीक, गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं है भाई। गैर लोकतांत्रिक में कैसा होगा, जब हम ही को लेके आवा कहाँ कैसे मान जनता कुछ नहीं ले सकता, स्कूल हमारी ही है, ठीक। तो गैर लोकतांत्रिक शासन में यही चीजें हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो लोकतांत्रिक ना हमारा अधिकार व संविधान में सब समान है, हम भले से नेता हैं, ठीक, लेकिन आप जनता है। मान लो कोई नेता है, जनता हूं तो मैं भी बराबर हूँ, ठीक ना, मैं भी तुम चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं भी शासक बन सकता हूँ, ये लोकतंत्र की। चले अब इस चर्चा को समेटे, लोकतंत्र हमें सब चीज नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यानी पूरा समस्या तो हल ना होए, लेकिन इतना तो अदर जगह से बेस्ट है, अच्छा है, ठीक। यह अच्छे फैसले के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है, इसमें लोगों की इच्छा का सम्मान किए जाने की ज्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है, ठीक। इसी वजह से लोकतंत्र की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है। बताओ, नागरिक को सम्मान मिल रहा है तो इसलिए लोगों का लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है, ओके। अब देखो, हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम अब और सहन नहीं करेंगे। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है, हमारा धन हड़प लिया गया है। 27 जून को होने वाली चुनाव 28 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कैनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिताए देंगे। ये सब चीजें विशेषता बता रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। यह कार्टून कनाडा 2004 संसदीय चुनाव के ठीक पहले के प्रकाशित हुई था। इस कार्टून समय सभी लोगों का मानना था कि लिबरल पार्टी एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी, पर जब नतीजे आए तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई। यह कार्टून लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देता है या लोकतंत्र के पक्ष में? तो बताओ, लोकतंत्र के खिलाफ कहां से दे रहा है, लोकतंत्र के पक्ष में दे रहा है, क्योंकि लोगों को क्या था, लोगों को क्या था कि लिबरल पार्टी फिर चुनाव जीत जाएगी, लेकिन नहीं जीती। तो नहीं जीती यानी लोकतंत्र के पक्ष में है ना। यदि लोकतंत्र के खिलाफ होता तो यानी वही जीतती, ठीक। विपक्ष नहीं जीतते तो यानी गैर लोकतांत्रिक हो जाता। इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र के पक्ष में, ठीक। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक ना, वैसे पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, पेज में इसको देखते हैं, अब बेहद अर्थ देखते हैं। अब बोला है लोकतंत्र का बृहद अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की, मतलब छोटे शब्द में सीमित, ठीक। अब उसको बड़ा करना है। हमने शासन के एक रूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है, ठीक। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप था प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र।
हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसला अधिकार होता है, ठीक। और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से होता है। जो शासन होता है, जो चुना हुए प्रतिनिधि रहते हैं, उन्हीं में से एक लोग को निकाला जाता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग रहते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर समूह पर फैसला कर पाना संभव नहीं है। इस समय इतने लोग रहते हैं इसमें कि सबको एक साथ बैठा के एक फैसला करना मुश्किल है, इसलिए सबको अलग अलग मंत्री बना दिया जाता है कि वो इतने लोगों को इकट्ठा करके फैसला ले लेंगे, वो इतने लोग को ऐसे बना दिया जाता है। अगर यह संभव हो तब भी एक नागरिक के पास फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता कौशल नहीं होता है। अब बताओ अगर संभव हो ये तब एक जगह बैठा के तब वो एक नागरिक पूरा फैसला ना ले पाए, ठीक। इसीलिए अलग अलग मंत्री बना दिया जाता है। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। यह स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद करती है, ठीक। लेकिन इससे हमें सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच में अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बेहतर अर्थ को समझना होगा। यानी अब इसके पहले चलो ठीक है, छोटी छोटी बातों के बारे में आप जान लिए तो लोकतंत्र अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र का अर्थ भी आपको जानना जरूरी है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकता है। चलिए चाचा इधर कहाँ से आइए, चाचा चाचा को मैंने इधर कर दिया। पढ़ते हैं। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के अलग अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन तथ्यों को गौर कीजिए, सरकार के विपरीत में हम लोग कभी कभी करते हैं, मुझे बता रहा है। हम लोग परिवार काफी लोकतांत्रिक है, ठीक। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसला करते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना महत्व है जितना मेरे पिताजी का है। अब इसको केवल पढ़ना है, समझ बता रहा है। मुझे भी शिक्षक ना पसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते हैं। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिक हो। यानी मतलब वो शिक्षक मुझे पसंद नहीं है जो भाई प्रश्न पूछूंगी या बात करूंगी, मतलब प्रश्न से संबंधित उसके लिए मना करे, ठीक। मुझे वो टीचर पसंद है जो लोकतांत्रिक हो, यानी पूछा जा सकता है। ये बात है। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, तो क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? अच्छा ये बताओ, एक नेता है, उसके परिवार के लोग लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे तो क्या अच्छा है? नहीं है। वही चीज तो लोकतंत्र की बात ही नहीं करेंगे पहले नंबर, वो गैर लोकतंत्र की बात करेंगे, अपनी बात फायदे की बात करेंगे। लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो सके उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है। यानी लोकतंत्र क्या है, मतलब एक कमजोर व्यक्ति है, मतलब उतना ज्यादा कौशल वाला नहीं है, और एक कम कौशल ज्यादा कौशल वाला, तो दोनों लोगों की समानता होनी चाहिए विचार में। ओके, किसी अन्य संगठन पर भी, मतलब परिवार में भी होगा, सरकार में भी और अन्य संगठन भी होगा। ऐसा नहीं कम कौशल वाला है उसको हटा दो, उसके भी कुछ विचार होंगे, उसको भी सुना जाए, उतना ही महत्व दिया जाए, बाद में तर्क वितर्क लगा के जो व्यवस्था लगाने में लगाया जाए। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। देखो लोकतंत्र ऐसा नहीं कि केवल सरकार ही बनाना है, जीवन की कोई भी फैसला करना हो आप लोकतंत्र वाला विधि लगा सकते हैं। दोस्ती यारी मित्रता में भी, शादी विवाह ऐसी चीजें सब में लगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूद सरकार के लिए नहीं करते, कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस हिसाब से क्या है, अपने लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि बहुत लोग भूखे सो जाते हैं। ठीक, तो तब बताओ, तो आप कह सकते हो जो ये राशन बट रहा है, ठीक है ना, इसीलिए ये बट रहा है ताकि सभी भूखे न रहे, यानी लोकतांत्रिक शासन है? नहीं,
ये कहीं कहीं सही भी है, कहीं कहीं गलत है, सबके अलग अलग विचार। ठीक, तो हमारे भी जो विचार थे प्रस्तुत करते हैं। अगला, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन, पक्की निष्ठा होनी चाहिए। देखो शिक्षा, देखो इसलिए क्या अच्छा से आठ फ्री कर दिया गया शिक्षा। अगर हम इन आदर्शों पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। ठीक, फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच में अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज्यादा बातें नहीं की। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों पर चर्चा की। मतलब पूरा बढ़िया से विस्तार से ना किया गया बाटे, थोड़ा थोड़ा बताया गया बाटे, केवल समझ में आ जाए। ठीक, अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र मूल्यांकन के तरीकों के बारे में ज्यादा बात करेंगे। यानी कक्षा 9 का है, कक्षा 10 में पहुंचेंगे, यानी 10 वाला एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो और ज्यादा जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना है, जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरीके से हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। ठीक है, इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज्यादा विस्तार करेंगे, लेकिन ज्यादा शब्द छोटा हो तब भी लोकतांत्रिक फैसले लेने के तरीके दूसरे तरीके अपना जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? इसका मतलब है जब छोटे लोगों, छोटे समुदाय में गाँव वाली बात हो, इस तरीके से ही फैसला करना चाहिए जिससे लोकतंत्र का महत्व और अच्छा उजागर हो सके। ठीक, क्या और कोई तरीका है? अगर कोई और तरीका है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दीजिए। ओके, चलिए चलते हैं पेज नंबर 17। ठीक, अब यहाँ तक है, इसके बाद प्रश्न है। ठीक, 19 पेज है, पेज नंबर 17। इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। ठीक ना, आदर्श लोकतंत्र नहीं कि मतलब कोई भी काम करना है लोकतंत्र से ही करो, ऐसा कोई ठीक। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की, वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। ओके, आदर्श लोकतंत्र तभी बनेगा जब वो प्रक्रिया कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। जो फैसला लेते हैं ना हम लोग, वह क्या है, अच्छा भी बना सकता है, खराब भी बना सकता है। ठीक, आगे बढ़े। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी है। अगर अच्छा हो गया तो ताकत बन गया, खराब है तो कमजोरी हो गया। देश के भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर है। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्था से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती है। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें। जो गैर लोकतांत्रिक है वो चाहती नहीं कि लोग इसमें शामिल हों और वो भी कुछ ज्यादा जाने। ठीक, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए सक्रिय भागीदारी है। लोकतांत्रिक ऐसा नहीं आओ तुम भी आओ तुम भी ले लो मजा, यही गाना इसमें लागू हो रहा है। ठीक ना,
इसी लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अभी खुद करें, खुद इसी के बारे में अपनी विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं की संख्या का पता लगाए। कितने मतदाता हैं पता करो, फिर यह पता करें कि आपके आसपास सबसे बड़े स्टेडियम या हाल कितने लोग बैठ सकते हैं। फिर सोचिए क्या यह विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के मतदाता का एक साथ बैठना सार्थक चर्चा लोकतांत्रिक फैसला करना संभव है। इसके बाद आप चर्चा करो। सबकी जगह अलग अलग विधानसभा और संसदीय चीजें होंगी, स्टेडियम होगा, आप वहां पर अपना तर्क लगाए और नहीं लगाए कोई बात नहीं है। अब यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचना दी गई है। इस सूचना के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखेंगे। मतलब जैसे लोकतांत्रिक है कि अलोकतांत्रिक है कि पक्का नहीं, मतलब दोनों है। कभी डाल लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक कोई लिखना। जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। अब बताओ, वोट डालने का अधिकार नहीं है। अब बताओ लोकतांत्रिक है कि अलोकतांत्रिक। अब वोट डालने का अधिकार नहीं तो पहले में लोकतांत्रिक नहीं होगा, अलोकतांत्रिक कैसे। अब यहाँ पर केवल आधिकारिक धर्म के बारे में बात किया, इतना पक्का नहीं हो जाएगा। ठीक, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीती है। भाई लगातार 20 वर्षों जीत रही थी, क्या हो जाएगा अलोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा अलोकतांत्रिक। मैं प्रश्न हल करा दे रहा हूँ। ओके, पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है तो मतलब क्या है, ऐसा कोई कितने साल से 3 चुनावों में अब शासक दल को पराजय का देखना पड़ रहा है तो वहां पर लोकतंत्र भी हो सकता है और अलोकतंत्र भी हो सकता है, पक्का नहीं है। ठीक ना। यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग में, जब स्वतंत्र चुनाव आयोग में सिंपल सी बात है अलोकतांत्रिक। ठीक ना। अब देखो अगला, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे, लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, पक्का नहीं। संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकता। मंजूरी के बिना कोई कानून नहीं बना सकता, यानी क्या है, तो लेना पड़ रहा है। तो लोकतांत्रिक है तभी ना, अलोकतांत्रिक होते भाई केस न पूछो, हम बने रहे। ठीक, संसद न्यायिक पालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। कटौती का कानून नहीं बना सकती तो अलोकतांत्रिक जब ना बना तो यह अलोकतांत्रिक। अगला, देश के नेता बिना पुरुष देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। आप बताओ, अनुमति से संधि नहीं कर सकते, अलोकतांत्रिक भी हो सकता है, लोकतांत्रिक भी पक्का नहीं, क्योंकि वो शासक है, अनुमति ले ना ले वो विचार की बात है, ये आपका पक्का नहीं। देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। आप बताओ, आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक तो मंत्री क्यों नहीं बदल सकते, तो कौन बात ना लिखा है, पक्का नहीं है। ये भी हो सकता है, ये भी, इसमें भी तो लोकतांत्रिक में भी तो मंत्री नहीं बदल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब इसके बारे में भी आगे है, कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों, इसको आप पढ़िए, कमेंट करिए। ठीक, आगे चलते हैं। जो नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये देखो 17 पेज यहाँ पर लिखा है, पेज नंबर बता दीजिएगा, उसको मैं डिटेल लिख के बता दूंगा। 18 नंबर पेज पे जाते हैं। यह भी प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आपको करना है। ठीक, जो नहीं आएगा पेज के द्वारा बताइएगा। 19 नंबर पेज में है। वैसे भी अगर डिटेल से सुने होंगे तो सब प्रश्न कर ले जाएंगे, और यही सब प्रश्न यदि कर ले पा रहे हैं तो यानी चैप्टर तैयार। तो प्रश्न आपसे इसमें से पूछेगा तो आप गलत नहीं कर पाएंगे, नहीं गलत होगा। 10 प्रश्न तक है, इसके बारे में आगे दिया है। ठीक, तो ये पहला चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक ना, आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। ठीक ना, और अपना जो ड्रीम देखे हैं उस पर काम करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।